साथियों नमस्कार। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो आपने वहाँ देखा होगा कि समय को बताने के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। इसी सिंस और फॉर को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि कहाँ सिंस का यूज होगा व कहाँ फॉर का यूज होगा। इसी बात को लेकर आज हम लॉकडाउन स्पेशल में बात करेंगे सिंस और फॉर की यूज, सिंस व फॉर के यूज की। आइए देखते हैं सिंस और फॉर का यूज। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर के यूज की। फॉर का यूज विभिन्न अर्थों में अन्य टेंस में भी होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट व प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब इसका यूज समय के लिए होता है तो इसका अर्थ होता है से, अर्थात यह से के अर्थ में यूज होता है समय को बताने के लिए। यदि आपको फॉर व सिंस का यूज अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। उसके बाद गारंटी है कि आपका सिंस व फॉर का यूज कभी गलत नहीं होगा। जब कभी आपको ये बताने की आवश्यकता पड़े कि कोई कार्य कितनी देर से हो रहा है या कोई कार्य कितने समय से हो रहा है, कि कोई कार्य कितनी देर से हो रहा है या कोई कार्य कितने समय से हो रहा है, कितनी देर से या कितने समय से, मेरा मतलब यह है कि किसी कार्य को होते हुए टोटल कितना टाइम हो गया। किसी कार्य को होते हुए टोटल कितना टाइम हो गया। कितने टाइम से मेरा मतलब ये है कि 10 सेकंड हो गई, 15 सेकंड हो गई, 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, 2 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 10 साल हो गई, 15 साल हो गई, या 2 शताब्दी हो गई, 5 शताब्दी हो गई। तो उन सभी वाक्यों में आपको फॉर का यूज करना है। जैसे किसी कार्य को होते हुए कुल कितना समय हो गया, कुल कितनी देर हो गई, तो कुल कितना समय या कुल कितनी देर जिसको आप बोल रहे हैं वह उस कार्य की ड्यूरेशन कहलाती है, पीरियड कहलाती है, अवधि कहलाती है। और इसी पीरियड, इसी ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। फॉर का यूज करने के लिए आप अपने आप से एक प्रश्न पूछें, अपने आप से एक सवाल करें कि जिस कार्य की मैं बात कर रहा हूँ वह उसको होते हुए कितने सेकंड्स हो गए, अर्थात हाउ मैनी सेकंड्स। इसी प्रकार से हाउ मैनी मिनट्स, कि उस कार्य को होते हुए कितने मिनट हो गई। हाउ मैनी आवर्स, कितने घंटे हो गए। हाउ मैनी डेज, कितने दिन हो गए, उस कार्य को होते हुए कितने दिन हो गए। हाउ मैनी मंथ्स, उस कार्य को जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको होते हुए कितने महीने हो गए। हाउ मैनी ईयर्स, उस कार्य को होते हुए कितने साल हो गए। हाउ मैनी सेंचुरीज, उस कार्य को होते हुए कितने शताब्दी हो गई। तो यदि उस प्रश्न का, उस सवाल का जवाब आपको उस सेंटेंस में मिल जाए, हाउ मैनी सेकेंड्स, हाउ मैनी मिनट्स, हाउ मैनी आवर्स, हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी मंथ्स, हाउ मैनी ईयर्स, इस सवाल का जवाब यदि आपको उस सेंटेंस में मिल जाए तो वहाँ पर निश्चित रूप से फॉर का यूज होगा। आइए इसी बात को कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं। आपने कहा कि वह 2 महीनों से अंग्रेजी सीख रहा है। He has been learning English for 2 months। तो 2 months, 2 महीने, यह उस कार्य का टोटल टाइम है, अर्थात उस कार्य को होते हुए टोटल जो टाइम है वह 2 महीने हो गया है। इसलिए जब हम सवाल पूछते हैं कि हाउ मैनी मंथ्स, कितने महीने, तो हमारा आंसर मिलेगा 2 months। इस प्रकार से यहाँ पर आपको
फॉर का यूज करना होगा, क्योंकि 2 मंथ्स उस कार्य का टोटल टाइम है, टोटल ड्यूरेशन है, पीरियड है। इसी प्रकार से जब आप कहते हैं कि 3 घंटे से वर्षा हो रही है, या एक कार्य हो रहा है वर्षा होने का, इस कार्य को होते हुए टोटल कितना टाइम हो गया, तो हमारा जवाब आएगा कि 3 घंटे। तो ये 3 घंटे वर्षा होने का टोटल टाइम है, अर्थात वर्षा होते हुए 3 घंटे हो गए। यह वर्षा होने का पीरियड है, ड्यूरेशन है, अवधि है। इसलिए 3 आवर्स के साथ आपको फॉर का यूज करना है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। इसी प्रकार से वह जयपुर में 3 साल से रह रहा है, तो उसका रहना, किसी व्यक्ति का जयपुर में रहना, जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, उसको जयपुर में रहते हुए टोटल कितना टाइम हो गया, अर्थात हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल, तो आपका जवाब होगा 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स किसी व्यक्ति के रहने की अवधि है, ड्यूरेशन है, उस व्यक्ति का रहने का टोटल टाइम है, कुल समय है। इसलिए इसके साथ फॉर का यूज होगा। आप कहोगे कि ही हैज़ बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 3 आवर्स। इस प्रकार से यह आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कार्य का टोटल टाइम बताने के लिए, कुल पीरियड बताने के लिए, अवधि बताने के लिए कि किसी कार्य को होते हुए टोटल कितना समय हो गया, इसके लिए आप हमेशा फॉर का यूज करें। अर्थात यू काउंट द ड्यूरेशन, कि जो अवधि है उसको आप गिन पाते हैं। गिनने से मेरा तात्पर्य यह है कि 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, इस प्रकार से 1 शताब्दी, 2 शताब्दी, 3 शताब्दी, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड। इस प्रकार से आप उस कार्य को की जो अवधि है, जो ड्यूरेशन है, उसको आप गिन पाते हैं। इस प्रकार से जहाँ पर ड्यूरेशन की बात हो, पीरियड की बात हो, तो आप हमेशा फॉर का यूज करें। यदि अभी भी आपको फॉर का यूज समझ में नहीं आया हो, तो मैं अब आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आपसे कभी भी फॉर के यूज में गलती नहीं होगी। यदि प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में यदि आपको मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स या सेंचुरीज जैसे शब्द देखने को मिले, यदि इन शब्दों में से आपको कोई सा भी शब्द देखने को मिले उस सेंटेंस के अंदर, और उससे ठीक पहले, अर्थात इन शब्दों से ठीक पहले यदि ए या एन या फिर कोई संख्या सूचक शब्द आ रहा हो। संख्या सूचक शब्द से मेरा मतलब ये है कि 2, 3, 4 अर्थात 2, 3, 4, 5 आदि दिए हुए हों, तो ध्यान रखना उस कंडीशन में, उस सेंटेंस में आपको फॉर का यूज करना है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस व पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स, सेंचुरीज ये शब्द आपको देखने को मिले, या इनमें से कोई सा भी शब्द आपको वहाँ दिख जाए और उससे पहले आपको कोई संख्या सूचक शब्द मिल जाए जैसे 2, 3, 4, 5, 6, तो वहाँ निश्चित रूप से आपको फॉर का यूज करना है। जैसे for 2 hours, for 2 days, for 2 weeks, for 2 months, for 2 weeks, for 2 years, for 2 decades, for 2 centuries। इस प्रकार से इन सब में आपको, या इस प्रकार के सभी सेंटेंस में आपको फॉर का यूज करना है। इसी प्रकार से यदि इन शब्दों से पहले आपको ए या एन दिखाई दे, तो उस कंडीशन में भी आपको फॉर का यूज करना है। अर्थात
फॉर एन आवर, फॉर अ डे, फॉर अ वीक, फॉर ए मंथ, फॉर ए ईयर, फॉर ए डिकेड, फॉर ए सेंचुरी। इस प्रकार से यहाँ पर भी आपको फॉर का यूज करना है। इसी कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं कि घंटों से, दिनों से, सप्ताहों से, महीनों से, सालों से, शताब्दियों से, तो वहाँ पर भी आपको फॉर का यूज करना है। यहाँ पर भी आपको इन शब्दों में से कोई सा न कोई सा शब्द देखने को मिलेगा और इन शब्दों से पहले आपको फॉर का यूज करना है। आगे देखिए, इसी प्रकार से यदि फॉर ए लॉन्ग पीरियड दिया हुआ हो तो यहाँ पर भी फॉर का यूज होगा, ए लॉन्ग टाइम दिया हुआ हो तो भी फॉर का यूज होगा, और ए मोमेंट दिया हुआ हो तो भी फॉर का यूज होगा, और एवर दिया हुआ हो तो फॉर का यूज होगा। अर्थात फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए मोमेंट, फॉर एवर, इन शब्दों के साथ भी फॉर का यूज होता है। इस प्रकार से यह फॉर का यूज कंप्लीट होता है। आपको फॉर का यूज समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ सिंस की, कि सिंस का यूज कहाँ होता है। इसके लिए दो बातें जानना जरूरी हैं। पहली बात कि सिंस का मीनिंग होता है, मतलब होता है से, और इसका यूज केवल और केवल परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा अन्य किसी टेंस में इसका यूज नहीं होता है। आइए समझते हैं यूज ऑफ सिंस। सिंस किसी भी कार्य के स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है, कि कोई भी कार्य हो उसके स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से मेरा मतलब ये है कि किसी कार्य की शुरुआत कब से हुई। कब से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि उस कार्य की शुरुआत किस बिंदु से हुई, अर्थात यह उस बिंदु को बताता है जहाँ से किसी काम की शुरुआत होती है या किसी काम की शुरुआत हुई। जैसे मैं कहूँ कि वह यहाँ सोमवार से रह रहा है। जब मैं कहता हूँ कि वह यहाँ सोमवार से रह रहा है तो उसका जो कार्य है कि रहना, इस रहने की शुरुआत सोमवार से हुई। तो सोमवार इस कार्य का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, स्टार्टिंग बिंदु हुआ। इसी प्रकार से सुबह से वर्षा हो रही है, तो वर्षा होने का कार्य का स्टार्टिंग पॉइंट हुआ सुबह से। वह जन्म से यहाँ रह रहा है। जब आप कहते हैं कि वह जन्म से यहाँ रह रहा है तो उसके रहने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वह हुआ उसका जन्म। वह दीपावली से यहाँ रह रहा है तो इसमें दीपावली इस कार्य का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसी प्रकार से वह 2 बजे से पढ़ रहा है तो उसके इस कार्य का, पढ़ने का जो कार्य है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ 2 बजे। इस प्रकार से किसी कार्य के शुरुआती बिंदु को बताने के लिए या कोई कार्य कब से शुरू हुआ है उसका स्टार्ट होने का एग्जैक्ट बिंदु क्या है, पॉइंट क्या है, उसको बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से कुछ अन्य एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आपने कहा कि ही हैज़ बीन हियर सिंस मंडे, कि वह यहाँ सोमवार से है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने यहाँ सोमवार से रहना स्टार्ट किया। उसके स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ मंडे। इसी प्रकार से इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब ये हुआ कि वर्षा की शुरुआती जो बिंदु है वह हुआ मॉर्निंग, अर्थात वर्षा सुबह से हो रही है। इसी प्रकार से ही हैज़ बीन लिविंग इन थानागाजी सिंस 1999। वह 1999 से थानागाजी में रह रहा है। तो 1999 में उसके रहने का शुरुआती बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट है। 1999 से वह यहाँ रहना शुरू किया। इस प्रकार से इसका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। इसी प्रकार से आपने कहा कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस 6 o'clock, कि मैं 6 बजे से कार्य कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि आपके कार्य का जो स्टार्टिंग पॉइंट था कि आपका ये कार्य करने का कार्य कब शुरू हुआ, वह
होगा 6 o'clock, 6 बजे इस कार्य का स्टार्टिंग पॉइंट है। इस प्रकार से आपको यह समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपको सेंस का यूज समझ में नहीं आया हो तो आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि नेम ऑफ द डेज, कि दिनों के नाम के साथ हमेशा सिंस का यूज होगा। जैसे सिंस संडे, सिंस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस प्रकार से दिनों के नाम के साथ आपको सिंस का यूज करना है। इसी प्रकार से नेम ऑफ द मंथ्स, महीनों के नाम के साथ सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, सिंस जुलाई, सिंस अगस्त। इसी प्रकार से नेम ऑफ द ईयर्स, सालों का नाम दिया हुआ हो, सिंस 1990, सिंस 2010, सिंस 2015, सिंस 2016। नेम ऑफ द फेस्टिवल्स, त्योहारों के नाम के साथ सिंस होली, सिंस दिवाली, सिंस ईद, सिंस क्रिसमस, इन सब के नाम के साथ भी आपको सिंस का यूज करना है। इसी प्रकार से नेम ऑफ द सीजन्स, ऋतुओं के नाम के साथ, जैसे सिंस विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, इन सब के नाम के साथ भी सिंस का यूज होता है। इसी प्रकार से क्लॉक टाइम को बताने के लिए, इसी प्रकार से घड़ी के समय को बताने के लिए भी आप सिंस का यूज करेंगे। 5 o'clock तो सिंस 5 o'clock, सिंस 6 AM, सिंस 7 AM या PM। इस प्रकार से घड़ी का जो एग्जैक्ट टाइम है उसके लिए भी आप सिंस का यूज करेंगे। सिंस 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock। इसी प्रकार से नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द डे, दिन के जो भाग होते हैं इनके नाम के साथ भी सिंस का यूज होता है। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस नून, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट, सिंस डॉन, सिंस डस्क, सिंस सनराइज, सिंस सनसेट, सिंस डे ब्रेक। इन सब के नाम के साथ भी आप सिंस का यूज करें। आगे देखते हैं नेम ऑफ द इवेंट्स, कि जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनके नाम के साथ भी आपको सिंस का यूज करना है। जैसे सिंस इज अराइवल, सिंस इज बर्थ, सिंस इज क्वारल, सिंस इज डेथ, सिंस इज डिपार्चर, सिंस इज मैरिज, सिंस देयर क्वारल। इन शब्दों के नाम के साथ भी या इन सब के साथ भी आपको सिंस का यूज करना है। अब हम सिंस के कुछ विशेष यूज की बात कर लेते हैं। जब हमने फोर का यूज पढ़ा था वहाँ देखा था कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज करते हैं, लेकिन यदि पीरियड ऑफ टाइम के बाद एगो लगा हुआ हो तो उस कंडीशन में आपको पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी आपको सिंस का यूज करना है। अर्थात पीरियड ऑफ टाइम से मेरा मतलब है 5 days, 6 days और उसके बाद एगो लगा हुआ हो। जैसे 5 days या पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए 4 का यूज हुआ, लेकिन आप 5 days इस पीरियड ऑफ टाइम के बाद यदि आप एगो लगा दें तो आपको यहाँ पर फिर सिंस का यूज करना होगा। आपका सेंटेंस होगा कि ही हैज़ बीन इल सिंस 5 days ago। तो ये भी आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है कि यदि पीरियड ऑफ टाइम के बाद एगो आ रहा हो तो उस कंडीशन में आपको सिंस का यूज करना है। और लास्ट में ये भी देख लें आप कि सिंस व फॉर का यूज, सिंस व फॉर का यूज ऑल प्लस टाइम के साथ कभी भी नहीं होता। ऑल प्लस टाइम के साथ कभी भी नहीं होता। अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टाइम में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यदि ऑल आ रहा हो तो उसके साथ आपको सिंस या फॉर का यूज नहीं करना है। आपने कहा फॉर ऑल द डे, फॉर ऑल द मॉर्निंग, फॉर ऑल द ईयर, ये सभी गलत हैं क्योंकि इनके साथ ऑल के साथ फॉर या सिंस का यूज नहीं होता है। आई हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑल द मॉर्निंग, चूँकि अब मॉर्निंग आ गया उस हिसाब से सिंस का यूज होना था, लेकिन मॉर्निंग से पहले ऑल आ गया, इस वजह से यहाँ पर सिंस का यूज नहीं होगा। इसी प्रकार से इट हैज़ बीन रेनिंग ऑल द डे, चूँकि डे आ गया
इसके साथ फॉर का यूज होना था, लेकिन इससे पहले ऑल आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी किसी भी प्रीपोजिशन अदर सिंस और फॉर का यूज नहीं होगा। इस प्रकार से ये सिंस और फॉर का यूज समाप्त होता है। यदि यह बात आपको अच्छी लगी तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।